ए वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज के टॉपिक में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली देखा जाए एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा वर्ड्स है जिसके बारे में हम लोग बार बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अपने पर्स से नोट निकालते हैं तो लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन करता हूं या मैं धारक को 500 या जो भी अमाउंट्स होता है जितने भी डिनोमिनेशंस में, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथॉरिटी करता है। तो दिमाग में ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है हमारे देश की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशंस को सही करने का काम करता है। अगर हम पॉलिसी की बात करें यानी कि नीति की बात करें तो नीति दो तरह की बनाई गई, यानी कि एक फिस्कल पॉलिसी जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं और दूसरा मौद्रिक नीति। हमारे देश में जितने भी आप कह सकते हो इकोनॉमिक कंसर्न करने की बात आती है या इकोनॉमिक सिचुएशन को सुदृढ़ करने की बात आती है, इंप्रूव करने की बात आती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब कहानी शुरू होती है वो आज से नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहानी 1926 से शुरू होती है। जी हाँ, 1926 1926 से। अब मैं ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मोस्टली तरीके से देखा जाए तो हर एक एग्जाम्स में, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, इवन जैप कैप के एग्जाम्स में भी आरबीआई के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। खास तौर की आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जब कोई बच्चा तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वो ऑलरेडी आरबीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी को होल्ड करके जाता है, एग्जाम में अपियर होता है। लेकिन जब बैंक में कोई बैठता है तो बैंक में बहुत सारे आरबीआई के गाइडलाइंस चेंज हो जाते हैं, यानी कि सिंपल चीजें नहीं पूछी जाती, ये बात तो तय है। जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्टोरी 1926 से शुरू होती है और उस वक्त आरबीआई नाम नहीं था, मतलब नाम नहीं आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त रॉयल कमीशन यानी कि हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी में यह बात कही गई कि एक ऐसा बैंक बनाएंगे और एक ऐसे बैंक बनाएंगे जो कि सेंट्रलाइज बैंक का काम करेगा। और बात ये उठी क्यों? क्योंकि उस वक्त इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था और ये 1921 में इसलिए बनाया गया था, देश का सबसे बड़ा बैंक था और मुद्राओं का संचालन यानी कि जितने भी मॉनेटरी फ्लोस थे, मनी का जो फ्लो था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही देख रहा था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी तीन बड़े बैंकों के मर्जर के बाद से बना था, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। तो बीबीएम के नाम से भी जाना जाता है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। तो सबसे पहला बैंक जो आया था बैंक ऑफ बंगाली आया था। तो तीनों बैंकों के मर्जर से बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, 1921 में। और वही बैंक आज भी है। जी हां, लेकिन नाम दूसरा है जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था और नाम चेंज करके आज हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। लेकिन बात यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है क्योंकि 1926 में सेंट्रलाइज्ड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। किसके द्वारा? रॉयल कमीशन के नाम से, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से लाया गया। और उसके बाद जो नियम, कानून, टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए वो पूरे किए गए 1934 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को ये एक बहुत ऑटोनोमस संस्था, आप कह सकते हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में। और उस वक्त हेडक्वार्टर कहां पे था? कैलकाटा में। फिर बाद में बॉम्बे में आया जो कि अभी तक स्टिल यहां पे मुंबई में बना हुआ है। तो हम लोग इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस एक छोटा सा रिकैप दिया था आरबीआई के बारे में जिससे कि आपको ये पता चल सके कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने इंपॉर्टेंटली काम करता है हमारे और हमारे देश के लिए। जाहिर सी बात है, जितने भी मनी फ्लो या मॉनेटरी टर्म्स होते हैं तो मॉनेटरी टर्म्स का जो पार्ट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, चाहे वो बैंक का संचालन, बैंक नोट का संचालन हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन हो। तो उसमें का एक पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी आता है। दो प्रकार के पॉलिसी क्रिएट किए गए, नीति बनाई गई
जिसको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज के रूप में जानते हैं। फिस्कल पॉलिसी आप कह सकते हो राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। लाइक बजट बनाना, ठीक है, जीएसटी रिफॉर्म्स करना, टैक्सेस को रिफॉर्म्स करना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है वो आरबीआई ही बनाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंटली तरीके से। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, इन द सेंस कि मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। और इसी प्रोसेस में जब हम बात करते हैं, इसका टारगेट होता है, यानी कि एक लक्ष्य होता है। आरबीआई का काम ही होता है कि भाई हमारे देश का इन्फ्लेशन, आप लोग सोचते होंगे कि इन्फ्लेशन को कम करने का काम तो गवर्नमेंट भी करती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी चीजें जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग कहते हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो दाम बढ़ रहे होते हैं वो कहाँ के? बैंक के पे रखे हुए नोट पर भी असर पड़ता है, और इन्फ्लेशन रेट को कम करने का टारगेट आरबीआई का होता है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए यह टारगेट लिया गया कि आरबीआई का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है? जैसे हम और आप इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन का पार्ट होता है 2+ % से लेके 6%, यानी कि ये कहते हैं कि हम 2% से नीचे नहीं जाएंगे और 6% के ऊपर इन्फ्लेशन को जाने नहीं देंगे। इन्फ्लेशन का एक छोटा सा पार्ट बताते हैं। जैसे मान लो आज किसी भी वस्तु का दाम, गुड्स एंड सर्विसेज का दाम 102 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, एक बेस रेट बनाया जाता है 100 रुपया है। तो वो 100 रुपए से अभी 102 रुपए से नीचे नहीं जाने चाहिए और 106 रुपए के ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो इसका क्या किया गया? एवरेज ले लिया गया। एवरेज 2+6/2 = 4 कह सकते हो। तो 4% के आसपास आरबीआई का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन को हम बराबर बराबर पार्ट में रखेंगे। तो ऑफन टारगेटिंग एन इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड जनरल ट्रस्ट इन द करेंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन, महंगाई कम होगी तो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट में आएंगी, जैसे रोजगार सृजित होगा यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, करेंसी मजबूत होगी। जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि $1 95 रुपए के आसपास हो गया है ना, तो कहीं 100 रुपए के पास ना पहुंच जाए, तो ये वीकनिंग ऑफ करेंसी कहलाती है, यानी कि हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। जी हाँ, कमजोर हो रही है। एक वक्त था $1 1 रुपए के एक्विवेलेंट था, लेकिन आज की डेट पे $1 95 रुपीस के पास पहुंच चुका है। वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरीके की गति चलती रही, हमारा करेंसी डाउन होता चला गया, तो हो सकता है 100 रुपए भी पहुंच जाए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात इकोनॉमिक ग्रोथ की कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति होती है ना, वो मौद्रिक नीति को ही कमेटी के रूप में गठित किया गया। कमेटी का मतलब यही हो गया कि कुछ लोग बैठेंगे और वहां पे डिसाइड करेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जानी चाहिए, किस दिशा में नहीं जानी चाहिए। इसमें 2 टूल्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया ना, वो किस टर्म्स में किया गया? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत किया गया। सेक्शन 45ZB, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिफाइन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। कितने? 6 मेंबर्स होंगे। और ये 6 मेंबर्स क्या काम करेंगे? हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा गठित किए गए डिसीजंस को, रूल्स को, टर्म्स एंड कंडीशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऑफिशियल गैजेट के रूप में भी एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। शुरुआत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो शुरुआत में सबसे पहले बात करें
तो 2016 में आया था। उर्जित सिंह पटेल एट द टाइम आरबीआई के गवर्नर थे। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिप्रेजेंटेशन किया गया 29 सितंबर को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नोटिफाइड किया गया 5 अक्टूबर 2020 को, और इसका जो नियम लाया गया आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड के तहत किया गया। जब हम बात करते हैं 2016 में यह काम क्यों किया गया, ऑब्वियस सी बात है, ये कमेटी हर 2 महीने पे अपना काम करती है, यानी कि हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिफाइन करती है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, सीआरआर में चेंजेस हो गया, बैंक रेट में चेंजेस हो गया। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के जरिए और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के जरिए रिप्रेजेंट करने का काम करती है। मतलब आप मोटा मोटी ऐसे कह लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या कर रही है, इन्फ्लेशन के लिए काम करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काम करती है, साथ ही साथ ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि इनके पास टूल्स होते हैं या हथियार होते हैं, और ये हथियार डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स के जरिए किए जाते हैं। हम यहां पे पढ़ रहे हैं मौद्रिक नीति के बारे में। जब बात की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 बाहरी सदस्य होते हैं और 3 इंटरनल सदस्य होते हैं। जो 3 इंटरनल सदस्य होते हैं वो आरबीआई के ही मेंबर होते हैं। जी हाँ, आरबीआई के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, टोटल संख्या या टोटल नंबर्स होते हैं वो 21 होती है, ठीक है, जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर पहले, बाकी के 4 डिप्टी आरबीआई के गवर्नर, बाकी आपके 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 4 जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके। तो टोटल जब आप काउंट करोगे तो 21 निकलते हैं। उनमें से 3 सदस्य, यानी कि आरबीआई के गवर्नर का रहना जरूरी है। आरबीआई के गवर्नर इस वक्त मिस्टर शक्तिकांत दास हैं। तो यहां पे बात आती है किस चीज की, सॉरी संजय मल्होत्रा है, तो संजय मल्होत्रा, दिमाग से निकल गया, शक्तिकांत दास मैंने बोल दिया, और संजय मल्होत्रा। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन आरबीआई एमपीसी बाय अपॉइंटमेंट 3 न्यू मेंबर्स। सरकार ने 3 नए सदस्यों को नियुक्त करके आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाहरी सदस्यों का पुनर्गठन किया है। एक तो बात यह है कि सरकार आ रहा है, तो बाहरी जो सदस्य होंगे या एक्सटर्नल जो मेंबर्स होंगे वही आपके इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं, साथ ही साथ इंटरनल मेंबर्स भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, उसमें 3 सदस्य कौन होते हैं, इंटरनल के होते हैं, 3 सदस्य एक्सटर्नल के होते हैं। तो 3 एक्सटर्नल सदस्यों का नाम इस वक्त आप जान सकते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, नागेश कुमार, राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य। और यहां पे बात की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर बोर्ड मेंबर की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड, एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से रिकमेंडेड किए जाते हैं 2, और ये कौन कौन होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो टोटल आरबीआई नियुक्त ही करता है 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं, कहां कहां के, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। तो पूरे देश में 4 लोकल बोर्ड्स हैं, अलग अलग आरबीआई के जो रीजनल लोकल बोर्ड्स होते हैं उनके भी सदस्य यहां पे इंक्लूडेड होते हैं। यहां की बात करते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंटली काम कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करना। और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे नाकाम किए जाते हैं, जैसे आरबीआई के द्वारा मौद्रिक उपाय यानी कि मॉनेटरी मेजर्स किए जाते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम, मनी फ्लो को कंट्रोल करने का काम आरबीआई कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, आप सभी लोग 2016 में देखे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी, और नोटबंदी का सबसे बड़ा रीजन ये भी था, आप लोगों ने धुरंधर मूवी पर मत जाना, सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन्फ्लेशन, यानी कि अगर उसके नकली नोट बनने शुरू हो गए, देखा होगा धुरंधर में क्या दिखाया था उसमें कि नकली नोट पाकिस्तान से बनता है, नेपाल के रास्ते से भारत में आता है। तो जब भारत में एंट्री कर रहा है नकली नोट, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मान लो हमारे पास असली नोट है और आपके पास नकली नोट है, और दोनों नोट एकदम सेम टू सेम चल रहे हैं, तो हमको तो ठगा हुआ महसूस होगा ना कि यार उसने नकली नोट देके वो सामान खरीद लिया। तो बात यहां पे
करेंसी की वैल्यूएशन की बात आती है तो करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डिमोनेटाइजेशन करने का भी रीजन यही था, और रीजन यही था क्यों, क्योंकि फेक करेंसी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, से इन्फ्लेशन पर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, महंगाई बढ़ती चली जाती है, बिकॉज जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई। आप ऐसे कह सकते हो कि आप दुकान पे गए, गोल्ड खरीदे, अब घर पे आके पता चल रहा है वो गोल्ड नहीं पीतल है, और आपने दाम पैसा गोल्ड का दिया, सोने का दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने जेब से पैसे खर्च कर लो, लेकिन जब पीतल को बेचने चलोगे तो पीतल की वैल्यू कम मिल रही है, सोने की वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं रहती है। ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आता है, डिमोनेटाइजेशन। नई करेंसी को जारी करना, आप लोगों ने देखा होगा 2016 में नई नई करेंसी आई थी, बड़े बड़े पुराने पुराने 1000 और 500 के पुराने नोट वापस लिए गए थे। तो सरकार के द्वारा ये काम, आरबीआई के द्वारा ये डिसीजन से लिए जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत सरकार का। भारत सरकार पे भी यहां पे ये कहते हैं कि भाई जब हम बजट बना रहे हैं या किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं तो उसको कम किया जाए। अभी ईरान और क्या कहते हैं इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहे थे उसमें क्या हो रहे थे, उसमें देखे जाते हैं कि भाई हमारे पास तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है, ऑयल की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम सिलेंडर में 5 किलो कम कर देंगे, यानी कि सिलेंडर 10 किलो का, जो 15 किलो का सिलेंडर आता है वो अब हम 10 किलो के गैस ही आपूर्ति करेंगे। क्या हुआ, एक्सपेंडिचर्स, फालतू के खर्चे सरकार के वो कम कर देती है, जिससे कि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने का प्रावधान होता है। रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेस को बढ़ाने का काम किया जाता है, जैसे जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी में रिफॉर्म्स करना, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेविंग्स में बढ़ोतरी करना, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उसकी आय बढ़ती रहे, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से या टैक्स कलेक्शन के माध्यम से, चाहे जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से। वो क्या हो रहा है कि यहां पे सेविंग्स बढ़ रही है, और जब सेविंग्स इंक्रीज होती है ना, तब के केसेस में फिस्कल मीजर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। सरप्लस बजट, पब्लिक डेट, ये सारे के सारे पार्ट आपके फिस्कल पॉलिसीज में आते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अदर मीजर्स भी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाना। हमारे देश में अगर गैस की आपूर्ति बढ़नी शुरू हो जाए, हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं गैस को कम कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, ईवी पे चलने लग जाए, और साथ ही साथ गैस का प्रोडक्शन करने लग जाए, और भी जैसे मेड इन चाइना, चाइना के प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, अगर हम लोग मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट खरीदने शुरू हो जाए तो हमारे तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे भी इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सारे के सारे पार्ट यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपाय हैं। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पर आ जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसीज एक कह सकते हो कि इंजेक्ट करना, और इंजेक्ट किस चीज के रूप में, मनी को इंजेक्ट करना, या फिर आप मॉनेटरी को इंजेक्ट करना, या इंजेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, दैट इज द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के पार्ट पे डिवाइडेड किया गया। पहला पार्ट क्या होता है, डायरेक्ट टूल्स, दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स को हम लोग बाद में समझते हैं, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है, वो क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। मौद्रिक नीति के जरिए आरबीआई दो टूल्स पर काम कर रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है क्वांटिटेटिव टूल्स का। इसको हम लोग डायरेक्टली डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स के रूप में भी करते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स, और क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत सीआरआर, एसएलआर, रिफाइनेंस फैसिलिटीज। इनडायरेक्ट टूल्स के अंतर्गत रेपो रेट, जिसको रीपर्चेज ऑफर रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, बेस रेट, एमसीएलआर, ओमो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें चलती हैं। तो डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स के बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट टूल्स और इनडायरेक्ट टूल्स के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सबसे पहले यहां पे बात आती है, अक्सर आप सभी लोग देखते होंगे कि हर
2 महीने के बाद आरबीआई की बैठक होती है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताते हैं कि रेपो रेट में इतना बदलाव हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट में इतना बदलाव हो रहा है, बैंक रेट इतना है, सीआरआर को इतना रखेंगे, एसएलआर को इतना रखेंगे। तो नॉर्मली जब डिसीजंस मेकिंग होते हैं तो पॉलिसी रेट में पॉलिसी रेपो रेट 5.25% ये डिफाइन किया जाता है। अभी वर्तमान में है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज रेट 5% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट 5.50% है। बैंक रेट 5.5% है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ये एक पॉलिसी रेट है और ये पॉलिसी रेट और रिजर्व रेशियो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि जो भी रेट है आरबीआई के टर्म्स में, आरबीआई ये नहीं कहता डायरेक्ट टूल्स इनडायरेक्ट टूल्स, आरबीआई ये कहता है कि हम पॉलिसी रेट में चेंजेस कर रहे हैं, आरबीआई ये कहते हैं हम रिजर्व रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसीज में जब हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तो सीआरआर की बात करते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट ए बैंक मस्ट मेंटेन विद इन ए आरबीआई इन कैश। इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि बैंक के पास जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल इसका मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज ये दो टर्म्स हैं। नेट डिमांड का मतलब ये हो गया डिमांड डिपॉजिट, और टाइम लायबिलिटीज का मतलब ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, टर्म डिपॉजिट। तो बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं ना, तो उसमें अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट के रूप में जाने जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इस तरीके के अकाउंट बने होते हैं। लेकिन जब हम नेट डिमांड की बात करते हैं तो नेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? ऑन द डिमांड। अगर हमें पैसे या बैंक के ग्राहक को पैसे रात को 12-1 बजे भी चाहिए तो वो तुरंत पैसे निकाल सकता है एटीएम से जाकर। लेकिन अगर पैसा फिक्स हो तो वो पहले फिक्स होकर, फिक्स है तो वो फिक्स पैसे नहीं निकाल सकता, पहले फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो वो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा और फिर सेविंग अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हो। तो बात यहां पे यही आ रही है कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो नेट डिमांड डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज कहा जा रहा है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, या हिंदी में, इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हो कैश रिजर्व रेशियो। एक ऐसा रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा अनुपात जिसने आरबीआई ने बनाया है। आरबीआई कह रहा है कि भाई बैंक, मैं जो भी अनुपात बनाया हूं या मैंने जो भी रेशियो बनाया है उसको तुमको कैश के रूप में मेरे पास रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा आरक्षित मूल्य जो बैंक के पास डिपॉजिट हो रहा है जनता के द्वारा, उसका कुछ रेशियो किसके पास जमा करना पड़ेगा? आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। इसको कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जाना जाता है। यानी कि बैंक, यानी कि जो ग्राहक है, बैंक का ग्राहक है, वो किस रूप में बैंक में जमा कर रहा है? नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज दोनों के रूप में जमा कर रहा है। सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, करंट अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर रहा है, या रिकरिंग डिपॉजिट में जमा कर रहा है। तो 4 प्रकार के जो अकाउंट टाइप्स हैं उसमें पैसे जमा तो हो रहे हैं ग्राहक के द्वारा बैंक में, और बैंक से आरबीआई कह रहा है कि भाई देखो, मैंने जो रेशियो डिफाइंड किया है ना, और रेशियो कितना है? जैसा कि मैंने अभी अभी बताया 3% है। सीआरआर कैश रेशियो 3% है। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ग्राहक ने 100 रुपया, कुल मिला के मान लो 100 रुपया जमा किया। यहां पे भी एक पिक्स है, जैसे ग्राहक ने 100 रुपया, कस्टमर ने डिपॉजिट किए 100 करोड़ या 100 रुपीज, एक मोटा मोटी मान के चलिए। तो 100 करोड़ जाके अगर बैंक में जमा हो रहा है तो उसका 3% यानी कि 3 करोड़ बैंक आरबीआई को देगा। अब आप कहेंगे सर ये तो नाइंसाफी है। नहीं, आरबीआई को इसीलिए कहा जाता है पापाज ऑफ ऑल बैंक, यानी कि सभी बैंकों का पापा। पापा जो कहेंगे वही बैंक करेगा, अदरवाइज बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नियम को वायलेट किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो बैंक तुरंत, आरबीआई तुरंत एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है। और वो स्ट्रिक्ट डिसीजन क्या होता है?
लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है बैंकों का। तो बैंक का लाइसेंस रद्द भी इसीलिए होता है कि अगर आरबीआई का कहना ही नहीं मानेंगे तो बैंक काम ही नहीं कर पाएंगे। और बैंक जब आरबीआई को लाइसेंस के द्वारा किया जाता है तो ग्राहकों को समझ में आता है कि हाँ भाई आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए ये मेरा पैसा लेकर भागेगा नहीं। अगर लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा और कहा जाएगा कि पूरे पब्लिश कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई इनका बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसी टर्म्स में जब हम बात करते हैं कि अगर कस्टमर बैंक में 100 करोड़ डिपॉजिट करता है तो बैलेंस कितना हो रहा है? 100 करोड़। और वो किस टर्म्स में? नेट डिमांड, इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और ये डिमांड डिपॉजिट दो टर्म्स में होते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। आप लोगों में से कई लोग कासा और राफा के रूप में भी जानते हैं, कासा और राफा। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आपका यहां पे टाइम लायबिलिटीज या टर्म डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटीज जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो टर्म डिपॉजिट में दो तरह के अकाउंट आ जाएंगे जिसको हम लोग रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहेंगे। तो ये चारों अकाउंटों में जो पैसे डिपॉजिट किए गए किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। 100 करोड़ और 100 करोड़ का 3 करोड़ आरबीआई के पास जमा हो जाते हैं बैंकों के द्वारा, यानी कि बैंक कैश के रूप में रिजर्व कर लेगी, आरबीआई जब भी डिमांड करेगी उनको दे दिया जाएगा। ये पार्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो का। इसके बाद एसएलआर का भी पार्ट आता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए कि सीआरआर जो डिफाइंड होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो डिफाइंड होता है वो किस नियम के तहत होता है। और यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) के तहत किया जाता है। आरबीआई के द्वारा किसी भी तरीके का ब्याज बैंकों को नहीं दिया जाता है। आरबीआई कह तो रहा है कि भाई तुम पैसे डिपॉजिट करो लेकिन हम तुमको कोई पैसे वैसे नहीं देंगे, मतलब हम इंटरेस्ट नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने जब नियम बनाया था कि बैंकों को लाइसेंस देना है, और बैंकों को जब लाइसेंस देना है तो ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 42(1) में ये बात कही जाती है कि क्योंकि बैंक को लाइसेंस दिए गए और बैंक को लाइसेंस जब दिए गए तो एट द टाइम चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। एक सवाल पूछूं, कितनी बार और एग्जाम दोगे बिना ये जाने की गलतियां कहाँ हो रही है? कभी प्रीलिम में रुक गए, कभी मेंस में, कभी 2-3 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। कमी आपकी मेहनत में नहीं है, कमी है प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप की। मैं हूं अंशुल सैनी और गाइडली गोट हिंदी मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए क्लियर मिशन, बिगिनर टू बैंकर। बिगिनर हो या रिपीटर, हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है, तो सबका प्रिपरेशन प्लान सेम कैसे हो सकता है? इसलिए आपको मिलेगा आपके लेवल के हिसाब से स्टडी प्लान, ईयरली डिसिप्लिन्ड शेड्यूल, डेली वीकली मंथली टारगेट्स, 1000 प्लस लाइव क्लासेस, 2000 प्लस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट हर स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटर। मैं अंशुल सैनी आपसे कमिटमेंट करता हूं, अगर आप हमारे प्लान के साथ में डिसिप्लिन रहोगे तो आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस साल अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं और मेरे से मेंटरशिप चाहते हैं तो अभी फॉर्म फिलअप करो। आपका एक सही डिसीजन आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है।